हाय गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अभी बायोलॉजी का क्लास 12 की बायोलॉजी चल रहा है, जिसमें आपका लेसन नंबर 3 के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें 2 वीडियो आपको पहले भी आ चुके हैं। उन वीडियो में मानव जन्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बने थे। स्त्री जन्म तंत्र और पुरुष जन्म तंत्र को आपको 2 वीडियो में पढ़ा दिया जा चुका है। तीसरा वीडियो जो पार्ट 3 आ रहा है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। स्तन ग्रंथियाँ क्या है, स्तन ग्रंथियों से कौन से पदार्थ का स्राव होता है, स्तन ग्रंथियाँ किस लिए लाभदायक है, स्तन ग्रंथियों में कितनी पालियाँ होती हैं, कौन से कैसे संरचना होती है, इस चैप्टर में इस वीडियो में आपको देखा जाए। तो सबसे पहले देखते हैं स्तन ग्रंथियाँ। तो जाहिर सी बात है, स्तन ग्रंथियाँ क्या है, यानी मानव के वक्ष में स्थित मांसल ग्रंथियों को स्तन ग्रंथियों कहते हैं। स्तन ग्रंथियां नर में भी पाए जाते हैं और मादा में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो नर में स्तन ग्रंथियां होते हैं उनका विकास नहीं हो पाया रहता है, जबकि मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाता है जो 13 से 14 साल की उम्र में। 13 से 14 साल की उम्र में मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास होना शुरू हो जाता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह होती है। इस कंडीशन में जब स्तन ग्रंथियां विकसित होती है तो स्तन ग्रंथियों में लगभग 15 से 20 लाख आपके जो है कुछ कोटर्स पाए जाते हैं। इन कोटर्स को गुहिका के नाम से जानते हैं, जो अंगूर के गुच्छों के समान होते हैं। हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्तन ग्रंथियों का सबसे जो आंतरिक परत होती है उसे अंतराकाशीय पेशियां कहते हैं, जो काफी बारीकी से होते हैं और इसमें फाइब्रोजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसलिए इसे अंतराकाशीय पेशियां कहते हैं, जो कि हृदय के समीप स्थित होती है। इसके ठीक बाद कुछ बड़े बड़े मांसल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे आप बृहद पेशियां के नाम से जानते हैं। बृहद पेशियों से वसा की कुछ परतें इकट्ठा होती है। वह वसा की परत इस अंगूर के गुच्छों की एरोसाल बनाती है, जिसे एरोला के नाम से जानते हैं। यह एरोला इसके ऊपरी सतह पर यहाँ पे सबसे अधिक वसा की परत इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे काले रंग की सतह जम जाती है। इस काले रंग की सतह में आपके अनेक कोटर होते हैं, जिस कोटर में ब्लड की प्रवाह होती है और ब्लड की प्रवाह से यहाँ पे दुग्ध का निर्माण होता है। वह प्रक्रिया पिंड में होती है, जो पिंड आपके स्तन ग्रंथियों की तरह आपके जो है दुग्ध का निर्माण में सहायक होते हैं। इसके ठीक ऊपर आपके स्तन की कुछ पालियां होती हैं। इन यह स्तन की पालियां लगभग 15 से 20 पालियों में बटी रहती है। यह स्तन की पालियां 15 से 20 पालियों में बटी रहती है। इन पालियों से कुछ आपके सहायक ग्रंथियां निकली हुई रहती है, जो सहायक ग्रंथियां दुग्ध से ग्लूटीन प्रोटीन का संश्लेषण करके इन अंगूर के गुच्छों की पिंड को प्रदान कर देते हैं, जो शिशु के उत्पत्ति के तुरंत पश्चात ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से दुग्ध स्राव करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में आपको एक हेडिंग था, आपको हमने बताया था खीस के बारे में। हमने आपको एक खीस के बारे में थोड़ा सा बताया था, एक बार और देख लीजिएगा। खीस क्या है? जब नवजात शिशु उत्पन्न होता है तो मादा की मांसल स्तनों से तरल पदार्थ का स्राव होता है। उस तरल पदार्थ को हम खीस कहते हैं। इस खीस में दूध की अपेक्षा प्रोटीन, विटामिन और भी जो प्रतिरोधक पदार्थ पाए जाते हैं वह दूध की अपेक्षा नियर अबाउट 25 गुना ज़्यादा होती है। यह खीस बच्चों के एंटीबायोटिक प्रदान करती है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसलिए यह खीस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो बोलेंगे इस खीस का निर्माण जो होता है, वह खीस का निर्माण इन स्तन की पालियों में और पिंड में होता है, जिसे हम कोटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो निर्माण होता है वो ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से होता है और रक्त की सहायता से होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि स्तन ग्रंथियां जो होती है वह विकसित होने के पश्चात क्या दुग्ध स्राव करने में सहायक होती है या नहीं। तो ध्यान देंगे, किसी भी परिपक्व स्त्री में, परिपक्व मादा में स्तन ग्रंथियां विकसित होती है, लेकिन जब तक वह स्त्री प्रजनन की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं करती है तब तक उनके स्त्रियों से किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ का स्राव नहीं होता है, यानी खीस का स्राव नहीं होता है, न तो किसी प्रकार के दुग्ध का स्राव होता है।
तो दुग्ध या खीस की स्राव को करने के लिए उस स्त्री को प्रजनन की प्रक्रिया करना पड़ेगा, और प्रजनन की प्रक्रिया तभी पॉसिबल होते हैं जब युग्मक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। जिनको उतारना है वो उतार लीजिए, वरना वीडियो को स्किप करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके दौरान अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कि युग्मक जनन में कैसी क्या प्रक्रिया होती है कि नवजात शिशु उत्पन्न मादा करती है। ध्यान दीजिएगा, युग्मक जनन आपके पहले चैप्टर में भी चला था, लेकिन शॉर्ट में चला था। जिस हिसाब से वो आपके चैप्टर थे उस हिसाब से आपको बताया गया था, लेकिन इस चैप्टर में युग्मक जनन को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से देखा जाएगा। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या है? ध्यान दीजिएगा, पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात छोटे छोटे युग्मक तैयार करना युग्मक जनन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के छोटे छोटे युग्मक तैयार करना युग्मक जनन कहलाता है। सवाल बनता है कि जो इसमें विभाजन की प्रक्रियाएं होती है कि विभाजन की प्रक्रिया इसमें आपकी कौन सी होती है, सूत्री विभाजन होती है कि अर्धसूत्री विभाजन होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जितनी भी जनन कोशिकाएं होती हैं मनुष्य के बॉडी में, जो भी जनन की संबंधित क्रियाएं होती हैं और जनन से संबंधित कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी अन्य सभी कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है। मोटा मोटी आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन में क्या फर्क होता है, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सूत्री विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से दो कोशिका बनना, और अर्धसूत्री का मतलब होता है एक कोशिका से चार कोशिका बनना। तो जनन से रिलेटेड जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होती है, और जनन की कोशिकाएं छोड़ करके बाकी सभी में सूत्री विभाजन होती है। तो अब हम देखेंगे कि युग्मक जनन आपकी कितने प्रकार के होते हैं। तो पता चलता है कि युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है शुक्राणु जनन और दूसरा आपका होता है अंडाणु जनन। ध्यान दीजिएगा, युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं। पहले तो आपको जब पता है कि युग्मक जनन क्या है, युग्मकों के अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात छोटे छोटे नए युग्मक तैयार करना युग्मक जनन कहलाता है। मनुष्य में युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है शुक्राणु जनन और दूसरा आपका होता है अंडाणु जनन। सबसे पहले तो जानना यह है कि शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी मेल में होती है, और ये जो प्रक्रिया होती है आपकी फीमेल में होती है। तो हम इसको देखेंगे शुक्राणु जन्म में क्या होती है। चलिए एक छोटा सा चित्र देखते हैं। देखिए आप, यह शुक्राणु, शुक्राणु के तीन भाग होते हैं, पूंछ, सिर, काय। जब शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया होती है तो कोई भी पुरुष जब शुक्राणु तैयार करता है तो शुक्राणु उसमें अंडाशयों की संख्या 2n होती है, उसमें शुक्राणु की संख्या 2n होती है, अर्थात दुगुना होती है।
तो किसी भी प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो ये पुरुष की बात की जा रही है, और पुरुष में हम जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसका मतलब कि 2n का मतलब 23 जोड़ा, यानी 23 जोड़ा की बात करते हैं। अगर दुगुना कहे तो 23 जोड़ा, सिंगल कहे तो 46। अब क्या होता है, जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी तो युग्मक जनन में ये जो 2n की प्रक्रिया है ये दो भाग में टूट जाता है, जिसका नाम होता है n और n। ये अगुणित होते हैं और ये जो होते हैं द्विगुणित होते हैं। तो हम संरचना में भाग लेंगे कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, सवाल पूछा जाता है कभी कभी, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु जनन 2n भाग लेता है कि n भाग लेता है। तो हमको पता है कि निषेचन की प्रक्रिया तभी होती है जब मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं। तो जब आपसी शुक्राणु की प्रक्रिया 2n है तो वैसे आपके अंडाणु की प्रक्रिया 2n होती है। अगर ये 2n इस 2n से प्रोसेस कर लेगा तो 4n हो जाएगा, और 4n का मतलब आपकी गुणसूत्रों की संख्या 92 यानी 92 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी पुरुष में, किसी भी महिला में गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होती है, तभी जाके वह एक नॉर्मल व्यक्ति मानी जाती है। तो इस प्रक्रिया में यह भी 2n टूटता है और n में टूट जाता है। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की परिभाषा यहाँ से देखिएगा कि शुक्राणु के द्विगुणित शुक्राणु को अगुणित शुक्राणु के रूप में परिवर्तन होना शुक्राणु जनन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, द्विगुणित शुक्राणु को अगुणित शुक्राणु में परिवर्तन होना शुक्राणु जनन कहलाता है। जिस प्रक्रिया में शुक्राणु के 3 पार्ट्स दिखाए जाते हैं, जो पहला सिर, दूसरा पैर, तीसरा कुछ होता है। यही सिर जो आपकी मादा के अंडाणु होते हैं, मादा के अंडाणु के समय ध्यान दीजिएगा, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान पुरुष लाखों की संख्या में शुक्राणु त्याग करता है। उसी प्रकार जो मादा होती है, एक परिपक्व मादा 1 महीने में एक ही अंडाणु का त्याग करती है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, प्रत्येक शुक्राणु जो लाखों की संख्या में होते हैं इस अंडाणु से फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के दौरान लगभग सभी शुक्राणु मर जाते हैं और एक शुक्राणु बचता है जो इस अंडाणु को संलयित करके निषेचन कर देता है, और निषेचन की प्रक्रिया से एक भ्रूण बनता है, और इस एक भ्रूण से वयस्क होकर 9 महीने में एक शिशु उत्पन्न होता है। कभी कभार स्त्रियों में क्या होती है कि जब 2 अंडाणु बच जाते हैं तो या एक शुक्राणु एक अंडाणु बच जाते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान ये जो अंडाणु 2 भागों में टूट जाते हैं तो 2 शिशु पैदा हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल इसको हम अध्ययन करते हैं कि शुक्राणु जनन में शुक्राणु कैसे आपके संलयित करते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि ये शुक्राणु का जो शीर्ष वाला हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा है, वह मादा के अंडाणु के तरफ एक दीवार खोजता है। उस दीवार के कहीं से भी जो छोटा छिद्र मिलता है तो वहां से वह प्रवेश कर जाता है। यह प्रक्रिया कब होता है, जब सभी शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं, एक शुक्राणु बचता है। ठीक उसी प्रकार अंडाणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, हम बताएंगे कि अंडाणु की संख्या जो निकलती है उस अंडाणु के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिसे हम अंडाणु जनन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्त्री के द्वारा उत्पन्न किए गए अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। उस प्रक्रिया को हम अंडाणु जनन के नाम से जानते हैं। अब अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु मिलते हैं तो आपके युग्मक का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया आपका युग्मक जनन कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, युग्मक जनन के पश्चात जो प्रक्रिया होती है तो बताई जाती है कि युग्मक जनन क्या किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं।
तो अगली जनन आपको बताया जाएगा कि जो युग्मक जनन होने के लिए सबसे पहले किसी भी स्त्री को मेंस्ट्रुअल साइकिल उत्पन्न होना चाहिए, आई मीन मासिक चक्र उत्पन्न होनी चाहिए। तो मासिक चक्र स्त्रियों में कब उत्पन्न होते हैं, कब तक चलते हैं, इसमें कौन से हार्मोन भाग लेती है, किस प्रक्रिया के दौरान शिशु का गर्भधारण होता है, कितने दिन बाद शिशु का गर्भधारण नहीं होता है, इस प्रक्रिया को अगले वीडियो में देखी जाएगी। अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक बहुत जल्दी आसानी से पहुंच जाए। इसके साथ ही जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए।